Hello student. Now our next topic is resistivity. तो resistivity को पढ़ेंगे और इसके बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे और एग्जाम में ये टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में काफी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल रो से। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही बन सकता है एग्जाम में, व्हाट इज रजिस्टिविटी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रजिस्टिविटी क्या है, व्हाट इज रजिस्टिविटी, तो हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस टर्म। तो मान लीजिए सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A, और कुछ ना कुछ इसका क्या है रेजिस्टेंस। ओके, मान लीजिए अगेन वी हैव अ कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या है L, क्रॉस सेक्शन एरिया A और रेजिस्टेंस क्या है R। तो हमने पढ़ा है वी हैव, अभी तक हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, वी हैव R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन ये हम जानते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। और दूसरी इंफॉर्मेशन है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A, ये हमारी हो गई दूसरी इंफॉर्मेशन। और जब हम इन दोनों इंफॉर्मेशन को एक साथ लेते हैं तो हमें मिलता है R बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L ओवर A। समझ में आ गया? ये दोनों तो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से ही है जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था। तो इन दोनों को जब हमने एक साथ लिया तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L ओवर A। तो यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, रो। क्लियर हो गया? इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया और ये कांस्टेंट क्या कहलाएगा, रो। तो यहां से ये रो क्या हो बन जाएगा, रो हो जाएगा RA ओवर L। समझे बात है? और ये जो रो है इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो क्या ये बात समझ आ गई? तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी आया कहां से, इन दोनों रिलेशन से। तो अपने में ये हो गया रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला। ओके, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, तो मैं क्या करता हूं, लेट ये जो L है इसको मैंने क्या ले लिया 1 मीटर, और ये जो एरिया है इसको मैंने क्या ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। देन बता सकते हैं L1 हो गया, A1 हो गया, तो रो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो यानी इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी वही होगी जो इस कंडक्टर की क्या है रेजिस्टेंस। तो क्या होती है रेजिस्टिविटी, आप एक मटेरियल लीजिए जिसकी लेंथ क्या हो 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो 1 मीटर स्क्वायर। तो जो ऐसे मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वही उसकी क्या होती है रेजिस्टिविटी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस of material having unit length, 1 को हम क्या लिखेंगे यूनिट, and unit cross section area। This is the definition of resistivity. Okay?
तो यहां तक बात समझा भाई? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्लियर हो गया, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे एग्जाम में इसकी एसआई यूनिट पूछ ली जाए, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब आती है इसकी यूनिट। तो बेटा आपके पास फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो आर की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। ओके, तो रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला क्लियर, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्लियर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, अब अगर आपसे एग्जाम में इसकी डायमेंशन पूछ ली जाए, रेजिस्टिविटी की आपसे क्या पूछ ली जाए? डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, रो का फॉर्मूला बताइए। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो डायमेंशन ऑफ रो इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ एल। तो आर की डायमेंशन क्या होती है? जब मैंने आपको रेजिस्टेंस पढ़ाया था तो मैंने वहां आपको एडवाइस किया था कि एग्जाम में कई बार या इवन कंपटीशन में भी रेजिस्टेंस की डायमेंशन पूछ ली जाती है, तो या तो आप इसको ड्राइव कीजिए, अदरवाइज आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, जिससे आपका टाइम क्या जाए, बच जाए। तो डायमेंशन की जो रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है वो होती है ml2 t-3 a-2। तो ये आपको याद होनी चाहिए। एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर, और लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल। एक एल से एक एल कट जाएगा और वो एल इस एल में एडजस्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml3 t-3 a-2। तो डियर स्टूडेंट, ये है रेजिस्टिविटी की डायमेंशन। आपको ड्राइव करनी भी आनी चाहिए और डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देखी, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी की यूनिट और रेजिस्टिविटी का डायमेंशन। अब हम देखेंगे कुछ खास बात, ये आपको याद होना चाहिए बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टिविटी होती है मेटल के लिए, वो कम होती है रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। और अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो कम होती है किससे? सेमी कंडक्टर। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि इन तीनों में से किसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होती है और किसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है, और सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे कम रेजिस्टिविटी मेटल की, उससे ज्यादा अलॉय की, और उससे ज्यादा सेमी कंडक्टर की। क्लियर? न्यूमेरिकली भी यूज होती है, 1 मार्क्स में भी कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ओके, चलिए अब आप कहेंगे कि कैसे ये यूज हो सकता है। तो लेट एक न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आया हुआ है वो मैं आपको बताता हूं और उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे यूज होगा। ये आपके बोर्ड में एज इट इज न्यूमेरिकल आया हुआ है। 2 वायर ऑफ equal length, 2 wire of equal length of copper and
मैंगनीज हैव इक्वल रेजिस्टेंस। आपसे कहा गया है दो वायर हैं, दोनों वायर की लेंथ सेम है, एक वायर कॉपर का है, कॉपर यानी मेटल, और एक वायर किसका, मैंगनीज अलॉय, ठीक है, और उन दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या दिया है, सेम। तो आपसे पूछा गया है विच वन इज थिकर, कौन सा वायर पतला होगा और कौन सा वायर मोटा होगा। तो देखिए दो लाइन का वेरी सिंपल सॉल्यूशन। आपके पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, जरा ध्यान दीजिए, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला है। चलिए तो जरा ध्यान दीजिए, सिंस क्या मैं लिख सकता हूं, सिंस रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, अलॉय यानी मैंगनीज, ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। अब ये बात कहां से है, जिसको ये कंसेप्ट याद है उसको ये बात पता होगी कि अलॉय की रेजिस्टिविटी कॉपर से क्या होती है, ज्यादा। तो जरा देखना, क्या मैं लिख सकता हूं, रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज, एरिया ऑफ मैंगनीज अपॉन लेंथ ऑफ मैंगनीज, ये सिंबल एज इट इज रहेगा, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर। चलिए हाँ भाई, लेंथ क्या दे रखी है, इक्वल, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट, रेजिस्टेंस इक्वल दे रखा है तो रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस कैंसिल आउट, यानी आपको मिलेगा एरिया ऑफ मैंगनीज ग्रेटर देन एरिया ऑफ कॉपर। क्या बात समझा में बेटा, लेंथ सेम है तो लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट, रेजिस्टेंस इक्वल दे रखे हैं, ये इससे कट जाएगा, तो दिस इक्वल टू दिस, तो एरिया ऑफ मैंगनीज ग्रेटर देन अलॉय, तो क्या ज्यादा होगा, मैंगनीज इज थिकर देन कॉपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2-3 बार बोर्ड में एज इट इज ये आ चुका है। तो ये मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। नाउ इसके बाद हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। तो ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, इसको जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L और क्रॉस सेक्शन एरिया A, ठीक। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने इसका एक थर्मामीटर लिया और इस थर्मामीटर को इससे टच कराया, एक थर्मामीटर लिया और मैंने उसको इससे टच कराया, ठीक है, और मान लीजिए टेम्परेचर मिला 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने एक इसका रेजिस्टेंस देखा, तो हमने क्या माना, लेट R नॉट बी द रेजिस्टेंस ऑफ, ये जो कंडक्टर है, ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमने मान लिया जब इस कंडक्टर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R नॉट, ओके। अब हमने इसका टेम्परेचर क्या किया, बढ़ाया धीरे धीरे, 5 डिग्री, 10 डिग्री,
धीरे धीरे हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है। तो लेट RT बी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। तो जब हमने इसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, RT। तो R0 टेम्परेचर है 0 डिग्री पे और RT क्या है, T। तो जो डेल T है वो क्या होगा, T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, डेल T। यहां तक बात समझ आ गई, ओके। तो कुछ बातें पता चली, समझिए। ये पता चला नंबर 1, RT माइनस R0, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, R0 पे। ये ऑब्जर्व हुआ। दूसरी बात क्या ऑब्जर्व हुई कि RT माइनस R0 डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, डेल T पर, यानी चेंज इन टेम्परेचर। ये डेल T क्या कहलाएगा, जो डेल T है इसको बोलेंगे चेंज इन टेम्परेचर। क्या ये बात समझ में? अब जो थोड़ा समझदार बच्चे होंगे उनको एकदम क्लिक हुआ होगा कि 11th क्लास में एक चैप्टर आया था थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वहां पढ़ा था आपने लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, बस लीनियर में क्या था, L L L, याद आ रहा है, और सरफेस में एरिया था और वॉल्यूम में क्या था V। ये बिल्कुल वैसे ही है, ओके। अब इन दोनों बातों को जब एक साथ लिखा गया, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 RT माइनस R0 डायरेक्टली डिपेंड, देख लीजिए दोनों को मिक्स करके लिख दिया। तो क्या ये बात समझ में आई, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ये आपने लिख लिया होगा। तो यहां ये है RT माइनस R0 डायरेक्टली डिपेंड ऑन R0 डेल T। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट। तो RT माइनस R0 इज इक्वल टू, अब हम एक कांस्टेंट अप्लाई करने वाले हैं और हमने कांस्टेंट अप्लाई किया अल्फा। क्या है ये, अल्फा R0 डेल T। इज दैट क्लियर? जहां अल्फा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला जब हम अपने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूला काफी यूज होने वाला है, यूजफुल इन न्यूमेरिकल। याद रखना इस फॉर्मूले को, बोल मत जाना। जब हम एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल करेंगे वी विल गो थ्रू बाय दिस फॉर्मूला। तो यहां तक बात समझ में, ओके। अब देखिए, अभी हमने ये जो पूरा डेरिवेशन किया है ये एक कंडक्टर के लिए किया था जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ थी और कुछ ना कुछ क्या था, एरिया। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन के दोनों तरफ एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं और लेंथ से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। तो लेट्स सी, RT माइनस R0 A ओवर L अल्फा R0 A ओवर L डेल T। देख लीजिए मैंने क्या करा, ये जो इक्वेशन है इसमें दोनों तरफ A अपॉन L से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, RT A ओवर L R0 A ओवर L अल्फा
भाई बच्चों मेरा अल्फा और प्रोपोर्शनल एक जैसे दिखता है, आप जरा ध्यान देना, फिलहाल तो अल्फा ही चल रहा है। आर नॉट ए ओवर एल डेल टी, मेरे ख्याल से यहां तक आपने कर लिया। ओके, आप जरा ध्यान देना, आपको याद है सिंस रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल, याद आ गया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो देखना ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बस आर के साथ क्या है सफिक्स में टी, तो क्या मैं इसको रो टी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, माइनस इस एक्सप्रेशन को बताइए, आर के सफिक्स में क्या है नॉट, तो आप इसको ये लिख दीजिए इज इक्वल टू अल्फा, बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो नॉट डेल टी। यानी जो फॉर्मूला आपने रेजिस्टेंस के लिए निकाला था वही फॉर्मूला आपने किसके लिए निकाल दिया, रेजिस्टिविटी के लिए। जब ये अल्फा रेजिस्टेंस के साथ है तब तो ये कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन अगर रेजिस्टिविटी आ गई तो तब हम इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। समझ लीजिए, इज दैट क्लियर? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप एक काम कीजिए, इसको ऐसे याद रख लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ज्यादातर तो खैर यही बोला जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो दोनों फॉर्मूले के डेरिवेशन याद हो गए, मेन तो यही है। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में ज्यादा यूज होता है और डेरिवेशन आता है इसका। तो क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ओके, अब हमारा मेन टॉपिक क्या चल रहा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी, उसको पढ़ते हैं। नाउ कम टू द मेन टॉपिक। लेकिन जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आप अपने मेन टॉपिक पे नहीं आएंगे, ठीक है? तो समझ लीजिए, केस 1, ठीक है? सबसे पहले फॉर मेटल के लिए अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अल्फा इज पॉजिटिव एंड लार्ज। याद रखेंगे इस बात को, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर मेटल, तो बोलेंगे पॉजिटिव होती है और लार्ज होती है। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, तो इसके लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के लिए, ठीक है? तो मेटल के लिए जब हम रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं तो बच्चों वो ग्राफ हमें मिलता है इस तरह से, और ये ग्राफ किसकी वजह से आया, अल्फा की वजह से, ठीक है? तो बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बताइए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है? बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीज, किसके लिए, फॉर मेटल्स। तो समझ में आया? देखिए यहीं से कहीं 1 मार्क्स के यहीं से ही कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू बताइए, या आपसे पूछ लिया जाएगा मेटल के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाइए, और कई बार ग्राफ आ जाता है और पूछ लेता है बताइए ग्राफ किसके लिए है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि मेटल की रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, और पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए क्यों इंक्रीज होती है, तो बोलेंगे बिकॉज मेटल के लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और लार्ज होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद होनी चाहिए। ओके, केस सेकंड। अब यही चीज केस सेकंड फॉर अलॉय, अलॉय जैसे नाइक्रोम ले लेते हैं, ठीक है? नाइक्रोम किसका अलॉय है, नाइक्रोम है
alloy of nickel, iron and chromium. निकल के नाइक्रोम किसका अलॉय है? निकल, आयरन और क्रोमियम। तो अलॉय के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा इज पॉजिटिव बट स्मॉल। अलॉय के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है लेकिन छोटी होती है। तो जब हम अलॉय के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो हमें ऐसे मिलता है, समथिंग लाइक दिस। यानी टेम्परेचर बढ़ने से अलॉय की रेजिस्टिविटी भी क्या होती है? बढ़ती है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ती जितनी क्या मेटल की बढ़ती है। व्हाई? क्योंकि मेटल के लिए अल्फा बड़ा है और अलॉय के लिए छोटा है। तो बाय increase of temperature, resistivity of alloy increase but less compared to metal। मेटल के मुकाबले रेजिस्टिविटी तो दोनों की इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने से, मेटल की भी और अलॉय की, लेकिन ज्यादा किसकी बढ़ती है? मेटल की। ओके, चलिए। और लास्ट, ये मेरे ख्याल से आपने कर दिया होगा, केस थर्ड फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए जो अल्फा की वैल्यू है वो निगेटिव होती है। क्या होती है? निगेटिव होती है। तो इसके लिए जब ग्राफ बनेगा रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, तो सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ क्या आता है? ये आता है। यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी घटती है। बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर resistivity of semiconductor decrease। ओके, तो ये था रेजिस्टिविटी के बारे में सारी बातें जो आपके क्या हैं? एनसीईआरटी में है और आपके सिलेबस में।